नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे, मास्टर कैडर उपयोगी प्रश्न होंगे। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 20 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सामने। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं में संगत को चुनना है, यानी कि सही को चुनना है। ठीक है, सही। तो जो सही होगा वही आप चयन करेंगे। सूफी साधना, इन्होंने गुरु को अमूर्त ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक माना है, यानी गुरु को महत्व दिया है। ईश्वर के लिए गुरु महत्व। इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित लोक कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया। अच्छा, तीसरा विकल्प देखो, सूफी काव्य का रूप पर्याय प्रबंधात्मक है और उपरयुक्त सभी सही। चलो यहाँ पर उत्तर देखें तो उपरयुक्त सभी सही ही आप लोग दे रहे हैं, तो ये सही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु को महत्व तो है, ठीक है, और अमूर्त ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग भी है। और हिंदू समाज की प्रचलित कथाओं को आधार बनाया है। और सूफी काव्य प्राय प्रबंधात्मक था। ये बिल्कुल सही। भक्ति आंदोलन, दूसरा प्रश्न देखिए। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामकुमार शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, सॉरी। तो यहाँ पर विकल्प क्या आना चाहिए? वैसे तो जो उत्तर आएगा, उस विद्वान ने यह भी कहा कि जो भक्ति आंदोलन है स्वतः उपजा है। ठीक है, स्वतः उपजा है। इसको उपजाने के लिए, ठीक है, इसको उपजाने के लिए कि कोई ख़ास परिस्थितियाँ जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रीज़न दिया है कि वो कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण में अलवार भक्तों, वैष्णव भक्तों के कारण हुआ। प्रच्छन्न बोध किसको कहा गया है? जो प्रच्छन्न बोध किस दार्शनिक को कहा गया है? ये दर्शन शास्त्र, और उस दर्शन शास्त्र का शास्त्री का नाम अपने बताना है, बताइए। और उसका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। ठीक है, अद्वैतवाद। तो क्या उत्तर आ सकता है? चलिए उत्तर दीजिए। शंकराचार्य ये हैं अद्वैतवादी। बहुत बढ़िया, उत्तर ए आएगा। रामानंद विशिष्टाद्वैतवाद में आ जाते हैं, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य आ जाते हैं द्वैतवाद में। चलो आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी ये आप चयन करेंगे? 1953, 1954, 1956 या 1952। ठीक है, तो कब पहली बार आपको बता देते हैं। जब आज़ादी के बाद संविधान बना, संविधान के बाद जब पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना चाहा, तो ये प्रयास किया गया था 1956 में। ठीक है बेटा, कब किया गया था? 1956, 1956 में। और इससे पहले जब संविधान बना था, तो उससे पहले बेटा याद रखिएगा, हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य थे। पंजाब था, मद्रास था, बॉम्बे, और अपना बंगाल। ठीक है, इस तरह से, जैसे मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रांत, इस तरह से कुछ नाम थे। तो ये बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1956 में 14 राज्य बने। ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, केंद्र शासित प्रदेश। और पहला राज्य कौन सा बना था बेटा, बताएं। तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था आज़ादी के बाद। और ये बना था बेटा 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953, ये याद रखिएगा ये सब चीज़ें। 1 अक्टूबर 1953 को, 53 को, एक विद्वान थे या एक बहुत बड़े आंदोलनकर्ता थे, उनको लगा कि जो तमिल और तेलुगु है, ये अलग अलग भाषाएं, लगा नहीं है ही, अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषा के आधार पर पहली बार जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। ओके, और याद रखना है यह भी कि इसके लिए एक आंदोलनकर्ता सामने आए थे जिनका नाम था पोटी, नाम ही बहुत भयानक, पोटी श्री रामुलु। ठीक है, श्री रामुलु। तो ये विद्वान थे, याजुवल्य के आंदोलनकर्ता, जिनके आधार पर जिन्होंने आंदोलन किया। और 56 दिन तक ये आंदोलन चला था, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, भूख हड़ताल की थी। और याद रखिएगा कि इनके प्रयास से मद्रास से टूटकर बना था आंध्र प्रदेश, और बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। फिर हाँ, सरकार ने भी फिर समझा, और 3 साल बाद फिर 14 राज्य बनाए गए भाषा के आधार पर, और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा
कि अभी मौजूदा समय में कितने राज्य हैं, ओके, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? तो बेटा क्या उत्तर आना चाहिए इसके लिए? तो ब्रजभाषा जो इसमें उत्तम साहित्य रचा गया, आज भी साहित्य इसमें रचा जा रहा है, लेकिन उस कोटि का नहीं जैसे पहले मध्यकाल में रचा गया। तो मध्यकाल हम मान लेते हैं कि भक्ति काल में, ठीक है, और वहीं अगर देखें तो रीतिकाल समूचा, आधुनिक काल में भी रचनाएं हुई हैं और आदिकाल में भी हुई हैं। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली ब्रजभाषा की जो थी, तो इसको हम काव्य भाषा कहेंगे। तकनीकी है नहीं, राष्ट्र है नहीं, राजभाषा है नहीं, तो काव्य भाषा। और जो साहित्य जिस बोली में लिखा जाए, वैसे तो ब्रज एक बोली है, ठीक है, क्या है, बोली है, और जो बोली साहित्यिक दर्जा प्राप्त कर ले, याद रखिए बेटा, जो बोली साहित्यिक दर्जा प्राप्त कर ले उस बोली को काव्य भाषा भी कह सकते हैं, साहित्य भाषा भी कह सकते हैं, या फिर उसको भी भाषा भी कह सकते हैं। बेटा ये याद रखना, जो जो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ ना, साथ में भी भाषा भी याद रखें। ए और ए, छोटी ए और बड़ी ए, याद रखिए। इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है, जो वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य है यानी उच्चारण स्थल पूछा गया है, औष्ठ्य है, कंठ तालव्य है, या नासिकीय है, ठीक है। तो यदि ई पूछा जाता, बड़ी ई पूछा जाता, तो बेटा ये सिर्फ होते तालव्य, ठीक है, तालव्य। और ए जो है ये छोटी ई छोटी से बना आपका ये छोटी ए, और अ छोटी और छोटी ई से बना ए, यानी छोटी ए, और ए छोटी से बना बड़ी ए। तो इस तरह से ये है, ठीक है। तो तलव्य, इसको कंठ तलव्य बोलेंगे, ना कि सिर्फ तलव्य, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हमारे प्रश्न अंक 7 पर शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे। तहसीलदार शब्द बताना है आपने, तहसीलदारी सॉरी, इसके लिए आपने कौन सा सही शब्द चुनना है? पहला गलत है, दूसरा देखिए, तीसरा तहसील, हाँ जी, और चौथा बिल्कुल सही है, तहसीलदारी। आगे चलते हैं। हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि प्रधानमंत्री में डैश की बैठक की अध्यक्षता की, सही वर्तनी का चयन करें। प्रधानमंत्री ने आना था वैसे, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है, हमने जो चुनना है वही सही होगा, लेकिन फिलहाल जो वाक्य में थोड़ी सी गलती, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने डैश की बैठक की अध्यक्षता की। अब यहाँ पर मंत्रिमंडल चुनना है, पहला गलत है, सही है। देखिए मंत्रिमंडल में छोटी ई आती है, तो यहाँ पर बेटा जी उत्तर बी आएगा, बहुत बड़ी। चलो आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं, आपने चुनना है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। बेटा क्या उत्तर आना चाहिए? तो इसके लिए आएगा 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम और एक होता है द्वितीय, है ना, एक होता है द्वितीय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा वाक्य कालवाचक अव्यय है? कालवाचक जो है ये किसका भेद होता है? तो बेटा जी ये होता है क्रिया विशेषण अव्यय का। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। फिर से लिख देता हूँ, क्रिया विशेषण, हाँ जी। तो इसके लिए उत्तर रहेगा बी, अव्यय, ठीक है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, अब। तो याद रखिए, सोहन उधर गया, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब जो है ये काल है, बिल्कुल सही। वह पेड़ के नीचे, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह कहाँ जाएगा? ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलो आगे चलते हैं हमारे प्रश्न 11वें पर। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? स्थान, अमरूद, अनुकूल या अनधिकार? स्थान सही है, अमरूद सही है, अनुकूल, अनधिकार देखिए। तो याद रखिए बेटा सी उत्तर आएगा। अनुकूल में बड़ा उ आएगा क को, ठीक है, बड़ा उ आएगा, ना कि छोटा उ। आगे देखिए, अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रशंसा करना, भेद खोलना,
विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो क्या बच्चे इसके लिए उत्तर आ सकता है, आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही, प्रशंसा नहीं होगा, भेद नहीं होगा, अपमानित नहीं होगा, विवेक से काम लेना। ठीक है, अंतर के पट खोलना, जाने कि दिमाग के पर्दे खुल जाना कि हाँ सही डिसीजन। मुंह का निवाला, मुंह का निवाला का मुहावरे का अर्थ बताना है। मुंह का निवाला बन जाना, मुंह का निवाला स्वादिष्ट और प्रियकर। आगे देखिए, अत्यंत प्रिय। सी विकल्प है बहुत आसान काम, और डी विकल्प है बहुत कठिन काम। तो बेटा यहाँ पर उत्तर आना चाहिए हमारे पास बहुत आसान काम। ठीक है, मुंह का निवाला बन जाना, बहुत आसान काम। नाश कर देना के लिए मुहावरा कौन सा होगा? तो ये नाश कर देना जो अर्थ है, ना कि मुहावरा। और आपने बताना है कि ये किस मुहावरे का अर्थ हो सकता है। पानी में आग लगाना, पानी पानी हो जाना, पानी फेर देना, या फिर पानी भरना। नाश कर देना, तो याद रखिए बेटा पानी फेर देना इसके लिए सही मुहावरा रहेगा। अति सर्वत्र वर्जित, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अति सर्वत्र वर्जित। अति यानी बहुत ज़्यादा, सर्वत्र यानी सब कुछ, वर्जित यानी कि वर्जित होना, वर्जित यानी कुछ चीज़ पर अंकुश लगाना, ऐसे। तो देख लेते हैं क्या उत्तर हो सकता है इस लोकोक्ति का संस्कृत की। अपनी इज्जत अपने हाथ होना। आगे देखिए, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अत्यधिक की चाह वर्जित हो। आगे देखिए, अधिक में काम हो चाहना। तो याद रखिए बेटा यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? बी आएगा, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ का अति बहुत भयानक हो सकती हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास आ रहा है प्रश्न अंक 16। आख्यायिका किसे कहा जा सकता है? आख्यायिका निबंध को, काव्य को, कहानी को, या कल्प को? तो सही उत्तर आ रहा है सी, कहानी को। अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसके लिए जो सही उत्तर आ रहा है वह आ रहा है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अंगीकार का विलोम आपने चयन करना है। क्या उत्तर आ सकता है? स्वीकार, अस्वीकार, गले लगाना, या बाहों में लेना? अंगीकार का विलोम क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? अस्वीकार विलोम होगा इसका। अंगीकार होता है स्वीकारना, और अस्वीकार इसका विलोम। फीलवान, फीलवान, आकुंशिक, ये किसके पर्यायवाची हैं? फीलवान, फीलवान, आकुंशिक। हाथी, महावत, घुड़सवार, या चालक? कठिन प्रश्न है, लेकिन हाँ उत्तर आपको बता के जाएंगे। उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा महावत। ठीक है, उत्तर क्या रहेगा? महावत। याद रखना है, महावत क्या होता है? जो हाथी को मार्गदर्शन होता है, हाथी का मार्गदर्शन करने वाला। कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसकी बहुत हानि हुई, उसकी बड़ी हानि हुई, उसकी अधिक हानि हुई। आगे देखिए, उसकी बहुतायत हानि हुई। तो बहुतायत तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। हानि एक मात्रावाचक शब्द है, तो डी तो नहीं आएगा। बहुत हानि हुई, उसकी बड़ी हानि हुई, उसकी अधिक हानि हुई। अधिक भी हम कमी पर जो करते हैं। उसकी बहुत हानि हुई, उसकी बड़ी हानि हुई। ज़्यादातर हम लोग बड़ी का ही प्रयोग करते हैं, तो उत्तर बी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और अंत में धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। बाकी ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।